नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक ऐसे मॉडल पेपर के बारे में जो कि परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चंस पेपर है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, यानी पेपर कैसा आएगा, पेपर में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे लिखने होते हैं, पूरी प्रोसेस आपको लिखने का तरीका, क्वेश्चंस मैंने खुद लिख करके आपके लिए आंसर बनाया हुआ है, किस क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है वो सब आपको मिलेगा। मैं पहले पेपर दिखाऊंगा ऐसे आता है, फिर उसका उत्तर मैं लिख करके आपको समझाऊंगा किस तरीके के किस प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है, पूरी बारीकी के साथ। एक लंबी क्लास होगी। ऐसा मॉडल पेपर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पर नहीं देखा होगा, ना ही किसी दूसरे चैनल पर आपने देखा होगा, क्योंकि अब की बार मैं एक जबरदस्त तरीके से एक नए मेथड से पढ़ा रहा हूं आपको। ऐसा मेथड आपको पूरे यूट्यूब पर बीए से संबंधित कहीं पर नहीं मिलने वाला है। इतना जबरदस्त तैयारी आपको इससे पहले नहीं, चूंकि आपका पूरा पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लिखित वाला पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव पेपर की बात छोड़ दीजिए, लिखित वाला पेपर उसको लिख करके बताऊंगा, आंसर कैसे लिखा जाता है। अगर ऐसे ही तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है, ऐसे दूसरा प्रैक्टिस सेट, तीसरा प्रैक्टिस सेट, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस सेट 4-5 प्रैक्टिस सेट भी हमारे देख लेते हैं और जो शुरुआती चैप्टर्स मैंने पढ़ाए उसको देख लेते हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला परीक्षा में। बात ध्यान रखिएगा, यानी परीक्षा में सेम टू सेम क्वेश्चन सभी विश्वविद्यालय में आने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बीए अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो आपको पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में। प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस सेट 2 आएगा। न्यू बैच 2026-27 के बच्चों के लिए 25, 26, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए सबसे पहले आपको पेपर दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब ये पेपर आपके समक्ष आ चुका है। इस पेपर में जो क्वेश्चंस है, देखिए ये क्वेश्चंस आपका 2023-22 का है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, चूंकि मैंने देखा कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने कहा इस पेपर को मैं सॉल्व ही करवा देता हूं। और आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, मेजर माइनर दोनों का यही है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये है। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है निर्देश वगैरह सब कुछ दिया गया है कि सभी खंडों के उत्तर निर्देश के अनुसार देने हैं। 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा, खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए खंड आ की बात की जाए तो इसका निर्देश है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में बेटा, कितने शब्दों में, लगभग 50 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन से 10 नंबर आपको मिलेंगे, 10 क्वेश्चन से 10 त्याई 30 नंबर आपको यहीं से प्राप्त हो जाने हैं। आइए 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो कम से कम 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और 4-5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। एक लंबी क्लास होगी, ऐसी क्लास आप नहीं देखे होंगे। एक अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल अगर इतना होगा, इतना मोटिवेशन लेवल आपका बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्लास इतनी इंफॉर्मेटिव है कि अगर मैं बीए करता और मुझे ऐसी क्लास मिल जाती तो मैं पूरा टॉप कर देता, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है। आपके पास कोई किताब है नहीं है, आपके पास सीरीज है नहीं, कोई जरूरत ही नहीं कुछ खरीदने की, आपको सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आप देखिए, यही क्वेश्चंस मैं लिख करके उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। प्रश्न है भैया, एक्सप्लेन द मेन स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न है। ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कम दिख रहा होगा थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था के प्रमुख एकात्मक लक्षणों का विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार के लक्षण क्या है। ठीक है, क्षेत्रीय दलों के लक्षण क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और अगला क्वेश्चन आपका 5वां है जिला नियोजन समिति के गठन एवं कार्य की व्याख्या कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब आइए खंड आ से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को मैं समझने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका था बेटा, पहला क्वेश्चन सब देखिए, इस तरीके से मैंने नोट्स भी आपका तैयार कर रखा है। और जब आप पीडीएफ आपको मिलेगा, आप इतना जबरदस्त आपको लगेगा, आप ऐसे प्रैक्टिस सेट देख पाएंगे। पेपर है, पेपर का सॉल्व आपके पास है, आप उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसे सेम पैटर्न पर पेपर आता है। चलिए पहला प्रश्न, भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के मुख्य सोपानों की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। उत्तर लिखिएगा। क्या उत्तर में लिखेंगे बेटा कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र जो है एक दिन में स्थापित हो गया, या लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया एक दिन में ही भारत में लागू हो गई। इसके पीछे एक सतत प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है, सस्टेनेबल एक प्रोसेस है। ठीक है, एक लंबी प्रक्रिया रही है।
आइए उन लंबी प्रक्रियाओं को पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है ताकि एक एक पॉइंट के माध्यम समझ से हैं। ठीक है, पहला पॉइंट स्वाधीनता संग्राम होता है। स्वाधीनता संग्राम यानी क्या होता है? स्वतंत्रता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। 1857 की क्रांति होती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं धीरे धीरे करके हम जो है तमाम लड़ाइयां लड़ते हैं और इस तरीके से 1919 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद में फिर आजादी मिलती है हमको 1947 में आकर के 15 अगस्त की डेट को। और वहीं से आप देखते हैं कि किस तरीके से जो चीजें होती हैं शुरू हो जाती हैं। तो भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया न केवल भारत के आजाद होने से शुरू होती बल्कि भारत के आजाद होने से पहले से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम से ही शुरू हो जाती है। स्वतंत्रता की लड़ाई ने लोगों में अधिक अधिकार और आजादी की चेतना को जगाया ताकि लोग अपने अधिकारों को समझने लगे। ठीक है, कि जनता का अपना अधिकार होता है और वो आजादी के लिए लड़ाई लड़ने शुरू कर देते। तो आजादी की भावना या अपने अधिकारों को जानना ये सब भारतीय जनता में शुरुआत से ही मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही आने लगा। दूसरी बात, तो ये सब इसके सोपान है। पहला सोपान है स्वाधीनता संग्राम, दूसरा है संविधान का निर्माण वाला सोपान। अब क्या होता है जब भारत देश आजाद हो जाता है 1947 में 15 अगस्त की डेट को, फिर जो है उसी दिन से आप देखते हैं संविधान सभा का गठन होता है। कुछ दिन को बाद में संविधान का निर्माण की प्रोसेस शुरू हो जाती है। प्रारूप समिति बनती है, उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर बनाए जाते हैं, उसके सलाहकार BN राव जी बनाए जाते हैं और इस तरीके से उसमें और तमाम सारे लोग थे समिति में। और उस प्रारूप समिति ने क्या किया, संविधान का ढांचा तैयार किया, संविधान कैसे बनना है, क्या क्या रखना है उसमें, इस पर बहस होती थी। किसी मुद्दे पर क्या रखना है तो उस मुद्दे पर बहस होती थी संविधान सभा में, कई सारे लोग उसमें रहते थे। कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा पूरा संविधान बनने में और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान निर्माण 1950 में संविधान लागू हुआ जिसमें लोकतंत्र की बात कही गई थी। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की बात, यानी भारत एक लोकतंत्र भी और गणराज्य भी। लोकतंत्र माने होता है वह सरकार, मतलब सरकार जिसको जनता चुनती हो, एक प्रकार से लोकतंत्र होता है। ठीक है, यानी कि जो सरकार का मुखिया है वह एक प्रकार से जनता चुनती है तो वह लोकतंत्र होता है, यानी जनता का ही शासन होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। बात होती है जब डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। गणराज्य किसको कहते हैं बेटा? गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक स्टेट, जैसे कि उस देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता हो। जैसे कि ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है लेकिन भारत एक गणराज्य है। क्यों? ब्रिटेन में आज भी राजा का पुत्र राजा बनता है और देश का मुखिया वहां पर कौन होता है? देश का मुखिया राजा है और सरकार का मुखिया वहां का प्रधानमंत्री है, जैसे ऋषि सुनक, ठीक है, जो थे। तो इस तरीके से ऋषि सुनक जी जो है ना वो, ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं, हो सकता है बदल, मतलब कि क्या हो, जो उसके बारे में उतना नहीं जानता कि बदल गए कि हैं अभी, लेकिन अपने मूल के थे इस वजह से मुझे ध्यान था। तो अपने यहाँ पर आप देखते हैं क्योंकि अपने यहाँ पर देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। लेकिन सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है। देश कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है। किसी भी बड़े काम में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। तो राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं बनता भारत में, जनता चुनती है उसको, तब जाकर के कोई दूसरा राष्ट्रपति बनता है। जैसे पहले आप देखते रामनाथ कोविंद जी थे, द्रौपदी मुर्मू जी भी है। तो इस तरीके से बदलते रहेंगे। इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो लोकतंत्र गणराज्य अपना भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समानता, स्वतंत्रता, ये सब गारंटी जो है संविधान में दी गई है कि भाई सभी लोग समान हैं, सभी बराबर हैं, सबको स्वतंत्रता मिलेगी, सबको उनका अधिकार मिलेगा, ये गारंटी दी गई। तो ये भी एक प्रकार से लोकतंत्रीकरण का एक सोपान कह सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, उसके सोपान है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के। तीसरा सोपान है सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि यूनिवर्सल जो एक प्रकार से वोटिंग का अधिकार है वो भी आपको मिलता है। 1951-52 के पहले आम चुनाव से सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार मिला, यानी कि वोट डालने के लिए जो वयस्क है, जो 21 साल से ऊपर है, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। बाद में यह अवधि घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, जो आज भी चलती आ रही है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप अपना मतदान कर सकते हैं, किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं, या प्रधानी हो या फिर कोई भी चीज हो। तो ये भी एक सोपान है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की। जनता जो होगी उसके द्वारा ही सरकार बनेगी। इसके अलावा बहुदलीय प्रणाली अपने यहाँ पर, जैसे ये किसी भी मोनार्की जो होता है, मोनार्की में क्या होता है? एक राजा होता है, राजा का पुत्र राजा बनता है, कोई पार्टी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लेते हैं अभी मोदी जी कुछ गड़बड़ काम करेंगे या भाजपा सरकार कुछ गड़बड़ काम करेगी, भाजपा हार जाएगी और कांग्रेस जीत जाएगी। कांग्रेस फिर कुछ गड़बड़ करेगी तो फिर कांग्रेस हारेगी और भाजपा जीत जाएगी। इस तरीके से ये हार जीत का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक अथॉरिटी ये है कि हम हर 5 साल बाद जो है हम उत्तर मांग सकते हैं, मतलब सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने किया क्या। ठीक है, तो बहुदलीय प्रणाली है, यानी विभिन्न दलों की भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, यानी कई सारी पार्टियां हैं और कई सारी पार्टियों की वजह से एक प्रकार से क्या होता है, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में इससे जो है अच्छा एक प्रकार से रिस्पांस मिला है। अगला पॉइंट, स्थानीय सुशासन। 73वें और 74वें मतलब संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को अधिकार मिला है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है, ग्राम सभाओं में एक प्रकार से ग्राम पंचायत में अगर देखेंगे तो ग्राम पंचायत स्तर पर 73वां संविधान संशोधन हुआ, जहां पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो है एक मतलब की स्थानीय शासन के बाद रूप में बांट दिया गया। ऐसे ही नगर पालिका में नगर निगम, ठीक है, नगर मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, इस तरीके से बांटा गया है। तो ये सब चीजें हैं। इन सोपानों ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया और आज हम जिसके बारे में पढ़ते और पढ़ाते, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, भारत। लोकतंत्र वह प्रक्रिया है जो क्या करती है, जनता के द्वारा जनता के लिए की गई शासन होती है। इस बात को अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत की संघीय व्यवस्था के प्रमुख एकात्मक लक्षणों का विवेचन कीजिए। भारत के प्रमुख संघीय व्यवस्था की बात हो रही है। संघीय व्यवस्था यानी कि जो एक प्रकार से उसका जो संघ है भारत का, वो व्यवस्था का है। संघीय व्यवस्था का एकात्मक लक्षण क्या है, क्योंकि भारत को संघीय देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में क्या है, भारत जो है कई राज्यों का संघ है, ठीक है, लेकिन इसमें कई एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, यानी भले ही ये संघात्मक है लेकिन इसमें एकात्मक लक्षण है। राज्यों का संघ होने के नाते भी ये इसका केंद्र जो है हमारे यहाँ का सशक्त है, एकात्मक लक्षण इसमें। जैसे पहला लक्षण, मजबूत केंद्र है यहाँ पर। संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार नहीं है, ठीक है, यानी संसद को राज्यों की सीमा जो है बदलने का अधिकार यहाँ पर आपको नहीं दिया गया। भले ही केंद्र आपका अपना मजबूत हो, लेकिन संसद को राज्य की सीमा में बदलने का अधिकार, मतलब राज्यों को जो एक प्रकार से जो सीमाएं है उसकी बदलाव करने का जो अधिकार है वो संसद को मिला हुआ है, ठीक है। यानी संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार दिया गया है। यानी संसद जो है, संसद माने जो केंद्र सरकार है, जैसे जो लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, यानी जो केंद्र की सरकार है, वही अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संविधान के आप देखते हैं किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है, घटा बढ़ा सकती है, उस राज्य को बांट सकती है। जैसे आप देखते हैं केंद्र सरकार के पास पावर थी मोदी सरकार के पास, तभी आप देखते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में वहां पर आप देखते हैं कि बांटा गया, मतलब कि वहां जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया, उसको कहीं ना कहीं पे इंडियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। तो केंद्र सरकार के पास पावर ज्यादा है, एकात्मक लक्षण ये। दूसरा लक्षण ये बाबू, एकल नागरिकता, यानी भारत में क्या है, दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में अगर आप जो है हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नागरिक है, निवासी, मतलब उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है, उत्तर प्रदेश का निवासी हो सकता है लेकिन नागरिक नहीं है। निवासी और नागरिक में अंतर होता है। नागरिक का मतलब होता है सिटीजनशिप उसके पास है, तो भारत की एक सिटीजनशिप है, ठीक है। आप मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, आप वहां के निवासी हो सकते हैं, नागरिक आप केवल भारत के हैं। जबकि अमेरिका में क्या मान लेते हैं, आप कैलिफोर्निया की घाटी में रहते हैं, तो कैलिफोर्निया का एक अलग आपका नागरिकता होती है और जो है अमेरिका देश की एक अलग नागरिकता होती है वहां पर। यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अपने इंडिया में एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए यहाँ पर केंद्र सशक्त है और राज्यों को उतनी शक्तियां नहीं दी गई हैं। भारत में केवल एक ही नागरिकता लागू है, वो है केंद्रीय नागरिकता, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, एक संविधान, यानी भारत का एक संविधान है, कोई 4-5 संविधान नहीं, अलग राज्य का अलग संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर का पहले था लेकिन अब वो भी समाप्त कर दिया गया है। लगभग पूरे देश में एक संविधान लागू है, एक ही कानून से पूरा देश चलता है, ठीक है, तो यानी कि एकात्मक है यहाँ पर। भले ही कई राज्यों का संघ है भारत कई राज्यों का संघ है, यानी संघात्मक भारत, संघात्मक केंद्र है भारत, लेकिन भले ही संघ एक प्रकार से कई राज्यों से मिलकर के बना हुआ हो। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है भारतीय संविधान के, कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन राज्यों का संघ होगा इसका मतलब ये नहीं कि राज्यों को ज्यादा पावर मिलेगी, राज्यों को लिमिटेड में पावर मिलेगी। राज्य जो बाहरी युद्ध वगैरह मामला होगा, वो राज्य डिसाइड नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से एक्शन लेगी जो है विदेशों पर। वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी किस तरीके से हमको बाहरी मामलों में निर्णय लेना है, ठीक है।
इसके अलावा न्यायपालिका की एकता, यानी कि आप देखते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए सर्वोच्च है। दो राज्यों के बीच में मान लेते विवाद होता है तो कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। सुप्रीम कोर्ट माने कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जिसको बोलते हैं हाई, मतलब कि उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। हाई कोर्ट माने होता है उच्च न्यायालय, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो होता है वो राज्य के आंतरिक विवादों को देखता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के बीच में आपसी द्वंद्व होता है या संसद का कोई मसला होता है उस पर निर्णय देता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। और सर्वोपरि है न्यायपालिका। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान, आप देखते हैं भारत में केंद्र के पास कई आपातकाल सकते हैं, जैसे वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और इसके अलावा आपका राष्ट्रीय आपातकाल। संकट की स्थिति में केंद्र राज्यों के अधिकार को ले सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू करवा कर से राष्ट्रीय आपातकाल लगा करके या फिर वित्तीय आपातकाल लगा करके कोई भी चीज कर सकता है। केंद्र सरकार, इसके पास पावर है केंद्र सरकार के पास। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों के अकॉर्डिंग ही कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता। इन लक्षणों से भारत का संघात्मक ढांचा एकात्मक रूप में अधिक मजबूत दिखाई देता है। यानी भले ही भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, लेकिन भारत में एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं। यानी भारत जो है वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, दोनों के लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं। ये अपने आप में एक टॉपिक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन से गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार के लक्षण क्या क्या है बताइए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इस चीज को समझने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, कोर्स में ज्वाइन होना, बेसिकली अगर आपको चाहते हैं कि हमको कोर्स में ज्वाइन होना है और हम जुड़ जाएं गुरुजी से, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लें इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट के, ऑब्जेक्टिव के भी ऐसे प्रैक्टिस सेट आएंगे, लिखित के भी आएंगे 9161 और डिटेल तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा 9161936062। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे बेटा? एसएमएस आपको करना है अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नेम लेकर के भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर लेकर के आप भेज दीजिएगा इस नंबर पर। जैसे इस नंबर पर आप इतना लेकर के भेजेंगे, क्या इस नंबर पर एसएमएस करिएगा, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर का नाम लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड। इसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने। कितने रुपए बेटा? केवल 100 रुपए आपको फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही 100 रुपए फीस आप जमा करेंगे इसी क्यूआर कोड पर, स्कैनर पर, ठीक है। आप अगर नहीं चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम तो आप हमारे पास एसएमएस कर दीजिए, मतलब कि आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ऑनलाइन यूज नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरे से, अपने घर में कोई चलाता हो, आसपास कोई चलाता हो, तो आप उससे फीस जमा करवा सकते हैं। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर जब भी कोई लाइव क्लास होती है तो उसकी लाइव क्लास की लिंक मिल जाएगी। लाइव क्लास की जो पीडीएफ होती है, जैसे ये पीडीएफ जो पूरा का प्रैक्टिस सेट है, पीडीएफ पीछे जो चल रहा है, ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज पूरा जो है पीडीएफ मिलेगा। सब कुछ आपको पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। जैसे ये लिखित टाइप के क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूँ, ऐसे ही एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपको चैप्टर के नीचे मिलते हैं। बहरहाल चैप्टर के नीचे जो मिलते हैं, बाकी अलग से भी ये जो है एमसीक्यू टाइप के मॉडल पर तैयार किए जा रहे हैं। ये सब आपको मिलेगा, एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। इसके साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा बेटा? इसके साथ साथ आपको और भी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर जो है वीडियो लेक्चर्स बाद में भी देख पाएंगे लाइव क्लास होने के बाद में। केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल एक सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके 3 मेजर जो भी आपके सब्जेक्ट है मेजर में, जो भी आपके सब्जेक्ट माइनर में है, जो भी आपके सब्जेक्ट को करिकुलर में है, उन सभी की तैयारी यानी 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी केवल और केवल 100 रुपए फीस में आपकी करवाई जा रही है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तुरंत एसएमएस करें, देर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस और 100 रुपए में आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी, सब कुछ मिलेगा। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, जो भी आपका शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मनोविज्ञान से लेकर के अर्थशास्त्र तक, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर मतलब कि यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी बार बहुत ही धाकड़ अंदाज में, बहुत ही मेहनत के साथ चीजें आपको मिलेंगी। तुरंत एसएमएस कीजिए, इस नंबर पर तुरंत जुड़ जाइए। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस है, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सारे विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के सारे विश्वविद्यालय के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। इसके अलावा कुछ जो है यूनिवर्सिटी जैसे कि जो मेरे आसपास की हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनजाति चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर,
एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी में ये लेक्चर आपका आएगा। तो आप अगर इन विश्वविद्यालयों से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप तुरंत हमारे कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं, मात्र 100 रुपए वाले। ठीक है, चलिए पूरा 3rd सेमेस्टर का कोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। को करिकुलर जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसका पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार के लक्षण बताएं। देखिए, गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जब कोई दल अकेले बहुमत ना ला पाए तो और कई दल मिलकर के सरकार बनाए। जैसे कि आप देखते हैं कांग्रेस कई जो है सरकार मिला, कई सारे पार्टी मिलकर के तब जो कांग्रेस का सरकार बनती थी। ऐसे ही बीजेपी अकेले दम पर नहीं बनाई है, अब की बार भी वो कई पार्टियों को मिला करके बनाई है। ठीक है, आप समझते होंगे। ठीक है, जैसे बीजेपी जो पार्टी है वो बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दो ही है, तो अनेक छोटी-छोटी पार्टियों को मिला करके तो बहुमत बनाया जाता है और बहुमत के द्वारा ही चीजें होती है। ठीक है, जब बहुमत अच्छे तरीके से हो जाता है तो सरकारें बन जाती हैं। दल मतलब कि गठबंधन यही होता है कि कई पार्टियां मिलकर के जब सरकार चलाती है तो उसे गठबंधन कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या है? अनेक दलों की भागीदारी हो जाती है, यानी कि सरकार में अनेक दल, सत्ता में एक से अधिक दल शामिल हो जाते हैं इसमें। साथ ही साथ में दूसरी बात, साझा कार्यक्रम होता है, कोई भी काम अकेले किसी पार्टी के सोचने से नहीं होता है। सभी पार्टियों का जब मोहर दस्तखत होगा, सभी पार्टी राजी होंगी तब वो कोई काम होगा, यानी इसमें साझे में सब काम होता है। सभी दल मिल करके न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं जो भी करना होता है। ठीक है, इसमें समझौता इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मतभेद भी बहुत ज्यादा होता है, कोई काम सही तरीके से हो भी नहीं पाता है। समझौते की राजनीति, विभिन्न विचारधाराओं को मिला करके सरकार चलानी पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, समझौता होता है। कोई कोई कुछ सेक्रीफाइस करता है, कोई कुछ सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि पार्टियां बनाई जाती हैं अपने अपने विचारधाराओं पर। जैसे समाजवादी पार्टी वो समाजवाद की विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, लेकिन समाजवादी के जो कुछ नेता हैं उनसे आप पूछो कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है, समाजवाद की परिभाषा दीजिए। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के बारे में क्या कहा है, तो उनको ये नहीं पता कि समाजवाद क्या है, बस वो नेता बन गए, युवा नेता लिखते हैं, क्या युवा नेता समाजवादी के। ठीक है, लिखते बीजेपी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था उनको नहीं पता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे आजकल ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो अब इसमें क्या होता है, कई सारी पार्टियां जो है जब उसके तमाम गुण मिल जाते हैं, मान लेते हैं अभी मायावती जी की पार्टी का क्या नाम है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, उसकी उसके बारे में पूछो डिटेल में जानकारी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुजन समाज पार्टी मान लेते हैं वो दूसरे उद्देश्य से बनाई गई थी। सपा जो थी, ठीक है, समाजवादी पार्टी वो दूसरे उद्देश्य से बनाई गई थी। अब सपा बसपा जब गठबंधन कर लेंगे, कांग्रेस गठबंधन कर लेगी, तो इन सभी के विचार चूंकि अलग अलग थे जब ये पार्टी बनी थी, लेकिन इन विचारों के आपस में मिल जाएंगे सारे विचार, कुछ कोई सेक्रीफाइस करेगा, कुछ कुछ कोई सेक्रीफाइस करेगा, और इस तरीके से गठबंधन हो जाएगा। तो समझौते की राजनीति होती है। चौथा लक्षण होता है अस्थिरता की संभावना यहाँ पर रहती है। मतभेद होने पर सरकार गिर जाती, सरकार इसमें भंग होती हुई दिखती है। आप अलग अलग जगहों पर सरकार को गिरते हुए आपने देखा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका। क्षेत्रीय दलों की भूमिका इसमें क्या है बेटा, क्षेत्रीय दलों की इसमें कड़ी भूमिका है, बहुत ज्यादा भूमिका क्षेत्रीय दलों की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हर मामले में क्षेत्रीय दल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसमें आप देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है बहुत ज्यादा होती है। छोटे छोटे दल भी निर्णायक स्थिति में होते हैं यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर आपके लिए क्लियर हो रही हैं और अच्छे तरीके से चीजें आपके लिए यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत मत लीजिएगा और ना ही किसी से। ठीक है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका यहाँ पर, छोटे छोटे दल भी निर्णायक स्थिति में होते। कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटा पार्टी होती है, उसके 2 सांसदों की जरूरत है या 2 विधायकों की जरूरत है, वो 2 विधायक अगर दे देगा तो पार्टी या सरकार बन जाएगी। तो कभी कभी निर्णायक भूमिका में भी छोटी छोटी पार्टियां आ जाती हैं। इसके अलावा इसका लक्षण अगला होता है गठबंधन सरकार का। गठबंधन सरकार भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष करके 1989 के बाद से आप देखते हैं लगातार गठबंधन की सरकार जो है लगातार बनती आ रही है। ठीक है,
और आप देखते हैं कि मोदी जी जब आए हैं तो फिर गठबंधन की सरकार कम हुई है, बाकी गठबंधन लगातार होता रहा है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे क्षेत्रीय दलों के लक्षण। क्षेत्रीय दल यानी कि जो बेसिकली क्षेत्रीय दल को क्या बोलते हैं, जो छोटी पार्टियां होती हैं क्षेत्र के, जैसे कि जो एक क्षेत्र विशेष के लिए जानी जाती है। क्षेत्रीय दल वे दल होते हैं या वह पार्टी होती है जिनका प्रभाव केवल किसी विशेष राज्य या किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है, पूरे देश में उनके बारे में चीजें नहीं होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पूरे क्षेत्र या राज्य में वो एक प्रकार से नहीं फैलता है। क्षेत्रीय दल वे होते हैं जिनका प्रभाव केवल किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, बात आप ध्यान रखेंगे। वो क्षेत्रीय दल होता है, रीजनल पार्टी कह सकते हैं इसको। क्षेत्रीय मुद्दों पर काम करती है पार्टी, जैसे भाषावाद को लेकर के पार्टी बन सकती है, संस्कृति या स्थानीय समस्याओं पर जोर देने वाली या जोर देकर के कोई पार्टी बनाई जा सकती है, ठीक है। सीमित क्षेत्र होता है इसका, उनका प्रभाव किसी एक राज्य तक ही सीमित होता है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं सपा पार्टी का जो है क्षेत्र उत्तर प्रदेश तक है, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। ऐसे ही जो मतलब क्या नाम है, ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। ऐसे ही तमाम प्रकार के राज्यों में अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो एक राज्य की पार्टियां हैं, ठीक है। जबकि ये कांग्रेस और भाजपा जो है ये पूरे जो है भारत में जो है जानी जाती है। स्थानीय मांगे इनकी होती है, अपने क्षेत्र के विकास और अधिकारों की बात ये पार्टियां किया करती हैं, वो क्षेत्रीय दल होते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में इनकी बड़ी भूमिका होती है। गठबंधन सरकारों में अहम भूमिका इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों का ही होता है। यही क्षेत्रीय पार्टियां जो है अपना जो है क्या करती हैं, मतदान देती हैं या अपना एक प्रकार से क्या करती हैं, बहुमत देती हैं, अपने बारे में बताती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, स्थानीय नेतृत्व। क्षेत्रीय नेता ही पार्टी का चेहरा बनते हैं। जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उन्हीं नेता के आधार पर ही वो पार्टी का गठन होता है और वही एक प्रकार से उन्हीं के नाम पर पार्टी गठन होता है। जैसे काशीराम जी के नेतृत्व में बसपा सरकार, ठीक है, मुलायम जी के नेतृत्व में आप देखते हैं क्या नाम, सपा सरकार। तो ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं। इन दलों ने भारत की राजनीति को विविध और प्रतिनिधिक बनाया है और इस तरीके से ये पार्टियां जो है भारत में आज क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये निर्णायक भूमिका में होती हैं, कोई भी चुनाव हो। जिला नियोजन समिति के गठन और कार्य की व्याख्या कीजिए। जिला नियोजन समिति क्या होती है, इसका कार्य और इसका गठन क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जिला नियोजन समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीसी कहा जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, इसका गठन 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसी दौरान जो है इसका गठन किया गया था। इसकी संरचना कैसी है, देखिए, जिला परिषद और नगर पालिका दोनों नगर पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जिला परिषद और नगर पालिकाओं के चुने सदस्य जो होते हैं वो इस परिषद में शामिल होते हैं, इस संगठन में। जिला अधिकारी प्रायः अध्यक्ष होते हैं इसके, यानी जो डीएम होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, किसमें, इस संगठन में, किसमें बेटा, जिला नियोजन समिति में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका कार्य क्या होता है जिला नियोजन समिति का? जिला नियोजन समिति का काम होता है पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाओं का समन्वय करना। जो पंचायती काम है यानी ग्राम पंचायतों के और जो नगर पालिकाओं के काम है उनको मर्ज करना कि दोनों में क्या चीजें हो रही हैं। संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, कितना नगर पालिकाओं को मिलेगा, कितना ग्राम पंचायतों को मिलेगा, यानी पंचायत को कितना मिलेगा, नगर पालिकाओं को कितना मिलेगा, इसके बारे में निर्णय लेने का काम। ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं में संतुलन बनाना, ताकि ऐसा ना हो कि शहर विकास बहुत ज्यादा हो जाए, गांव का विकास ही ना हो, तो गांव का भी विकास हो, इसके लिए भी काम करना। इसके साथ ही साथ में राज्य सरकार को जिला विकास योजना प्रस्तुत करना कि भाई हमारे जिले में कितना विकास हो चुका है, ये सब जिला नियोजन समिति ही बताती है सरकार को, ठीक है। यह समिति स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक नियोजन को मजबूत करती है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक है या जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग है उसको एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये मजबूत करती है, ठीक है, जिला नियोजन समिति। ये हो गया आपके 5 क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय के। अगले 5 क्वेश्चंस आप देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपसे दिया गया था, क्या प्रश्न है, भारतीय राजनीति के कुछ संस्थापक समूहों के नाम लिखिए, ठीक है, कुछ दबाव समूहों के नाम लिखिए। संस्थापक दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पूछा रहा है, प्रेशर ग्रुप्स भारत में कौन कौन से हैं, ठीक है। मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयां स्पष्ट कीजिए, यानी मतदान व्यवहार में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। इसके अलावा भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, तारकुंडे समिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर, 52वें संवैधानिक संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके हम समझेंगे।
ये 5 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अगले 5 क्वेश्चन आपके जो है आ रहे हैं, आपके समक्ष आ रहे हैं, आप देखिएगा इनको बहुत ही बारीकी के साथ। हम अगले 5 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न बेटा, भारतीय राजनीति के कुछ संस्थात्मक दबाव समूहों के नाम लिखिए। दबाव समूह माने क्या होता है? प्रेशर ग्रुप। एक ऐसा समूह जो कि राजनीति में भाग नहीं लेता लेकिन राजनीति को प्रभावित जरूर करता है। कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गठित किए जाते हैं और ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हिंसा, अहिंसा जैसे तमाम प्रकार की गतिविधियां करते हैं जिससे राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। दबाव समूह के आगे, जैसे कि तमाम प्रकार के दबाव समूह आगे अभी मैं चर्चा करूंगा, यही बता दूंगा तो फिर आपका लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए, भारत में कई प्रकार के संस्थागत दबाव समूह सक्रिय हैं जो सरकार और नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप देखते हैं शिक्षक संघ। शिक्षक संघ की बात की, जैसे कि अखिल भारतीय शिक्षक संघ है, जो अखिल भारतीय शिक्षक संघ है, टीचर का जो एक प्रकार से ग्रुप है, ये एक प्रकार से जब शिक्षा के मामले में कोई दिक्कत आती है तो ये लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे अभी शिक्षक संघ जो है, ये जो एसएससी वाले शिक्षक संघ है, इनका अलग है। ये संगठन बेसिकली वैसा नहीं है, एक प्राइवेट संगठन है, बाकी एक मतलब सभी शिक्षकों का संगठन है, तो वो सब जो है एक अलग टाइप का होता है। अखिल भारतीय शिक्षक संघ हो गया, ये राजनीति को प्रभावित नहीं करते, मतलब राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी अपनी बातों को मनवा सकते हैं। किसान संगठन, किसान संगठन की बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन आप सुने होंगे, जिसको आप बेक्यू बोलते हैं, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से एक दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है, जो कि किसान से संबंधित मुद्दों की बात सरकार के सामने रखता है, सरकार से अपनी बातों को मनवाता है, ठीक है। तीसरा जो दबाव समूह होता है वो है भैया कौन सा? व्यापार और उद्योग संगठन, जैसे कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII और फिक्की, ये संगठन है, व्यापार को लेकर के संगठन है। व्यापार से संबंधित जो एक प्रकार से किसी प्रकार का कोई मुद्दा होता है, इस प्रकार के संगठनों में, इस प्रकार के संस्थाओं के माध्यम से उठाया जाता है। इसके अलावा कर्मचारी संगठन, भारतीय मजदूर संघ हो गया, BMS, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, ये सब एक प्रकार से क्या है? ये सब दबाव समूह है जो कि राजनीति में प्रभावित नहीं होते हैं लेकिन राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं। इनके पास एक विशाल जो है जनमत होता है और उसी के आधार पर ये अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते, सरकार से मनवाते भी हैं, सरकार इनकी बातों को सुनती भी है। इसके अलावा अगला दबाव समूह आपका है, आप सभी लोग जानते होंगे, छात्र संगठन तमाम सारे, जैसे कि NSUI, ABVP तो आपको बता दूं कि मैं इसका सदस्य भी मैं मतलब बन जाता, चूंकि BHU में जब पढ़ रहा था कई बच्चे हमारे सब मित्र ही थे, मतलब कि हमको तो बड़ा नॉमिनेट किया गया था कि भाई इसमें शामिल हो जाइए। एक्चुअली में क्या हुआ कि भाई मैं थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहा था इन सभी मुद्दों में, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, मैंने चूंकि आप लोगों के पढ़ाने रहता तो इस वजह से थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया मुझे, तो इसलिए मैं संगठन में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी शामिल होने के लिए, चूंकि हमारे मित्र तमाम सारे हैं इसमें, इस संगठन में, ठीक है। तो ये संगठन है, ये दबाव समूह है, और ये दबाव समूह बेसिकली करता क्या है? ये जैसे शिक्षा संबंध कोई मुद्दा होगा BHU में या JNU में, किसी प्रकार का कोई मुद्दा होगा तो उसको लेकर के धरना वगैरह देना होगा, तो ये सभी सदस्य बच्चे सब इकट्ठा हो जाते हैं, धरना देते हैं। BHU में कोई भी मुद्दा होता तो ABVP के जो सदस्य हैं, तमाम सदस्य, हर विभाग के सदस्य हैं, तो वो सब शामिल होकर के धरना वगैरह देते हैं, ठीक है, और अपनी बातों को, जो एक प्रकार जो गलत हो रहा था तो उसको बताते हैं और उसको खत्म, मतलब कि उस गलत को सही करने का प्रयास करते हैं। ये समूह सरकार पर दबाव डाल करके अपने हितों की रक्षा करते हैं और अपनी मतलब नीतियों पर असर डालते हैं। सरकार क्या करेगी या क्या कर, मतलब उनके बारे में अगर गलत कर रही है दबाव समूह के बारे में या किसी के बारे में, तो दबाव समूह जो है उसका विरोध भी कर सकते हैं, समर्थन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयां स्पष्ट कीजिए। मतदान व्यवहार के अध्ययन की क्या कठिनाइयां हैं बेटा? देखिए, मतदान व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में कठिन माना जाता है। किस विज्ञान में? राजनीति के विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में मतदान व्यवहार का अध्ययन बड़ा कठिन माना जाता है, क्योंकि मतदान का व्यवहार एक प्रकार से कैसा होगा ये किसी को नहीं पता है। पहली बात यह कि गोपनीयता मतदान होता है। भारतीय मतदान कैसा? गोपनीय मतदान है। भारतीय नहीं बल्कि सभी मतदाता जो होते हैं गोपनीय यानी छुप करके वोट देते हैं, और बेसिकली देना भी चाहिए, किसी को पता ना चले कि कोई व्यक्ति किसको वोट दे रहा है, नहीं तो बाद में फिर उसको हो सकता है भाई उसकी ना सही रहे तो उसको प्रताड़ित भी किया जा सकता है।
मतदाता किसी वोट देता है या गुप्त रहता है, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्तिगत प्रभाव, जैसे इसमें व्यक्तिगत प्रभाव क्या पड़ता है, व्यक्ति किस जाति का है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि ब्राह्मण जाति का कोई चुनाव लड़ा हुआ है और ब्राह्मण जाति का बाहुल्य क्षेत्र कोई है, तो वहां से ब्राह्मण को वोट ज्यादा मिलेगा। ऐसे क्षत्रिय जाति या फिर वैश्य शूद्र जो भी जातियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग टिकट जब दिया जाता है पार्टियों के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट के लिए नॉमिनेट करते हैं जिसका मतलब जिस क्षेत्र की जनसंख्या जिस समय बहुत ज्यादा हो, यानी जातीय जनगणना हो, मतलब कि एक आंकड़ा लगा लिया था कि भाई फलाने एरिया में या फलाने जो है सीट पर इतने ज्यादा ब्राह्मण हैं, तो उस एरिया में ब्राह्मण को सीट दे देते हैं। जो ब्राह्मण उस लायक होता है, सीट के लायक दावेदार होता है, पार्टी की सेवा बहुत दिनों तक करता है, उसको मिल जाता है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जो है जाति के आधार पर भी वो चुनाव में टिकट मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा धर्म के आधार पर भी मिलता है, परिवार कैसा है उनका और मित्रों का असर अलग अलग होता है। ये सब एक प्रकार से पड़ता भी है, किस जाति, किस धर्म, किस परिवार से आता है, किस मित्र के है, तो कहीं ना कहीं पे मतदाता व्यवहार जो होते हैं अपने जाति, धर्म, परिवार इन सभी को देख करके वो डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं चीजें। इसके अलावा परिस्थिति जन्य बदलाव, कभी व्यक्ति मुद्दों पर वोट देता है और कभी नेता या पार्टी पर वोट देता है। जैसे कि कभी कभी हम विकास पर वोट देते, कभी कभी हम वोट दे देते कि भाई भाजपा है तो भाजपा को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, पार्टी के नाम पर कभी वोट देते हैं, कभी मोदी जी के नाम पर देते हैं, कभी राहुल गांधी के नाम पर देंगे, ठीक है। या कभी हो सकता है कि एक प्रकार से हम इसके नाम पर वोट देंगे बेटा, कभी किसी मुद्दों पर कि भाई इस सरकार ने ये मुद्दा अच्छा किया इसलिए इसको वोट हम देंगे। यानी कि किसी प्रकार के जो है हो सकते हैं, क्योंकि हर 5 सालों के बाद में चुनाव होता है। चौथा पॉइंट है क्षेत्रीय विविधता, यानी अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में अलग अलग व्यवहार दिखाया जाता है, मतलब दिखता है, और उसकी उसी विविधता को देख करके उसी हिसाब से सीट मतलब चुनाव वगैरह दी जाती है, सीटें दी जाती है। समय के साथ परिवर्तन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हर चुनाव में मतदाता का रुझान जो होता है वो कुछ बदला बदला सा लगता है, ठीक है। आप देखते पहले जो है मोदी सरकार में 400 पार के नारे लगते थे, फिर सीटें कम हो गई, फिर और तमाम सारी चीजें आप देखते हैं। जितना आंकड़ा लोग सोचते उतना आंकड़ा नहीं होता, जनता समझदार है। जनता जैसा आप करोगे 5 साल तक, उसके बाद में उसका परिणाम 5 साल के बाद में आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप किसी भी सरकार के हो, कोई भी सरकार अस्थायी नहीं हो सकती है, लोकतंत्र है। हर 5 साल बाद में आपको जनता को जवाबदेही देनी पड़ती है, आपको जनता के सामने आना पड़ेगा। जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको जाकर के वोट मांगना पड़ेगा। हमारे यहाँ के एक विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे यहाँ के विधायक वो एको बार हमारे इधर नहीं आते थे, हमारे पूरे क्षेत्र में जो है वो कभी एक प्रकार से केवल वोट मांगने के लिए आते थे। पिछली बार वो आए वोट मांगने के लिए, मैंने कहा कि भाई जब आप केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, विकास करने के नाम पर आप कहाँ चले जाते हैं। विकास एक पैसे का नहीं, बस केवल वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में फिर तुरंत मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो आपको खुला उनके मुंह पर, मैं आपको वोट नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। साफ साफ मैंने बोल दिया भाई मैं आपको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि आपने उस लायक काम नहीं किया जिस लायक मैं चाहता था, या फिर जिस लायक समाज को होना चाहिए था। मैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे ये समझ में आ गया कि आपने उस लायक काम नहीं किया जिस लायक आप मतलब काम करना चाहिए था। और शायद वो एक प्रकार से बस वो था कि बस वो भाजपा की लहर थी तो वो निकाल देते हैं सीट, लेकिन उनके नाम पर व्यक्तिगत उनको कोई वोट नहीं देता है, सब देते कि बीजेपी को दे देते हैं। तो इसके नाम पर बहुत सारे लोग जीतते हैं, बहुत सारे लोगों का अपना दबदबा बना हुआ होता है, तो उसके नाम पर जीत जाते। पार्टी कोई भी हो जीत ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो समय के साथ साथ परिवर्तन, हर चुनाव में मतदाता का रुझान बदल जाता है, और बदलने का कारण भी होता है जो 5 साल आपने किया उसको भुगतेंगे। इन कारणों से मतदान व्यवहार का सही अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि क्या मतदान व्यवहार कब क्या होगा हर 5 साल के बाद में, इसकी कसौटी अलग अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इंडियन पॉलिटिकल में जाति की राजनीति तो खूब हुई दबा करके होती है, और आज भी बिहार वगैरह जैसे राज्यों में, बिहार में आप देखते हैं जातिगत जनगणना भी करवाई जाती है, ठीक है। तो जातिगत राजनीति एकदम से प्रभावी इस समय चल रही है। भारतीय राजनीति में जाति का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। जाति और धर्म, मान लीजिए कि राजनीति की दो आंखें हैं, ठीक है। भारत में उम्मीदवार का चयन जब होता है, कोई भी पार्टी का व्यक्ति जब चुनाव लड़ने के लिए तत्पर होता है, तो वहां पर भी आप देखते हैं जाति के आधार पर ही चीजें होती है। राजनीतिक दल जातिगत समीकरण देख करके ही टिकट देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हमारे यहाँ से जो है सपा से किसको टिकट मिला था, वैसे कांग्रेस और सपा का मिले जुले थी, उसमें टिकट मिला था श्रेया वर्मा को। बेनी प्रसाद वर्मा थे, मतलब इधर गोंडा के, तो उनको टिकट मिला था। उनके बेनी प्रसाद वर्मा एक बार सांसद रह चुके थे,
उन्हीं की भतीजी या कुछ थी, श्रेया वर्मा, तो उनको वोट दिया, मतलब की टिकट दिया गया था, क्योंकि वर्मा बिरादरी का जो है वोट जो है इधर ज्यादा था थोड़ा, इस वजह से उनको वोट दिया गया था, मतलब टिकट दिया गया था। ऐसे ही आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है जाति जितना होती है उसी हिसाब से टिकट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जातिगत समीकरण जो है देख करके तब राजनीतिक दल जो होता है अपनी पार्टी का टिकट देते हैं। दूसरी बात है मतदान पैटर्न। कई बार लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देते हैं, कितना भी कोई व्यक्ति काम कर ले, लेकिन अगर उसके जाति का व्यक्ति खड़ा है तो वो वोट दे देंगे, चाहे 10 वोट उसको मिले, ठीक है। इसके अलावा आरक्षण नीति। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण ने जाति को राजनीतिक महत्व दिया है, और जब आरक्षण जो है लगातार जैसे बढ़ता जाता है, मतलब जो आरक्षण दिया गया है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से भी जाति राजनीति में एकदम से जकड़े हुए, राजनीति अलग नहीं हो सकती, राजनीति से जाति अलग नहीं हो सकती। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो है ये एक प्रकार से जो दलित समाज है उसके लिए पार्टी बनाई गई थी बेसिकली। समाजवादी पार्टी, जैसे दल जाति आधारित समर्थन पर बने हैं, यानी कि यहाँ पर जाति आधारित ही वोट आप देखते जो है बना था। आप देखते चाहे वो सपा हो बसपा, ये सब जाति आधारित पार्टियां बनाई गई थी। सामाजिक न्याय आंदोलन, यानी पिछड़ी जातियों और दलितों की राजनीति उभर करके सामने आई यहाँ पर। इस तरीके सामाजिक न्याय आंदोलन भी आपको यहाँ पर दिखता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको जाति से अगर आप अलग करके देखेंगे राजनीति को, तो भारत में राजनीति फिर एकदम से राजनीति का उतना मतलब नहीं रह जाएगा। भारत में बिना जाति की राजनीति जो है इस समय तो संभव नहीं है। जाति ने भारतीय राजनीति को सामाजिक न्याय प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, लेकिन साथ ही विभाजन भी बढ़ाया है। जाति के नाम पर लोग लड़ाई करते हैं, द्वेष करते हैं, तमाम चीजें होती हैं जातियों के नाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तारकुंडे समिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तारकुंडे समिति की अगर बात करें बेटा, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तारकुंडे समिति का गठन हुआ था 1974 में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुधार करने के लिए, ताकि चुनाव अच्छे तरीके से करवाया जा सके। चुनाव में सुधार करने के लिए तारकुंडे समिति का गठन 1974 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति बी एम तारकुंडे, इसीलिए इसको तारकुंडे समिति के नाम से जानते हैं। तारकुंडे समिति के द्वारा सुझाव दिए गए थे। पहला सुझाव ये दिया गया था, निर्वाचन आयोग, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है उसको अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया जाए, ताकि इस पर संसद का कोई अधिकार ना हो, कोई दबाव ना हो सरकार का, ये स्वतंत्र हो और इसके पास पावर ज्यादा हो। दूसरी बात, राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय पारदर्शिता हो। राजनीतिक दल को के लिए एक प्रकार से कितना खर्चा कर सकती है, कि कितना रख सकती पैसा, उसके लिए पूरा एकदम से पारदर्शी चीजें हो, दिखाई पड़े चीजें। मतदाता सूची शुद्ध और सही बनाई जाए। इसके अलावा चुनावी खर्च पर नियंत्रण रखा जाए, चुनाव में जो खर्चा होता है उसको लिमिट में कर दिया जाए कि भाई इतना ही खर्च कर सकते हो आप अधिकतम। इसके अलावा सभी दलों के लिए समान अवसर की व्यवस्था की जाए। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर ले, कोई एक पार्टी कम खर्चा कर ले, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हर पार्टी को एक प्रकार से समान अवसर मिले, ताकि वो एक प्रकार से सही तरीके से निष्पक्षता के साथ लड़ सके और जीत सके। तारकुंडे समिति ने चुनाव सुधारों की नींव रखी, जिसे बाद में अन्य आयोगों ने आगे बढ़ाया, और इस तरीके चुनाव को सुधार करने के लिए ये चीजें करी गई थी। अगला प्रश्न 10वां नंबर आपसे पूछा गया था, अति लघु उत्तरीय का ही प्रश्न है। 52वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। 52वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। भारत में दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लाने के लिए किया गया। दल बदल माने क्या होता है? दल बदल माने होता है इसे एक पार्टी में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने शुरू कर दें, या एक पार्टी के आप सदस्य हैं, एक पार्टी को आपने बहुमत दिया है, फिर आप दूसरी पार्टी को भी अपना जो है बहुमत दे रहे हैं, या उससे हटकर दूसरे को दे रहे हैं। फिर दलगत राजनीति या फिर दल बदल कानून होता है। 10वीं अनुसूची भी इसी के तहत जोड़ी गई। भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो केवल 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो दल बदल कानून को लेकर के ही जोड़ी गई थी, ठीक है। मुख्य प्रावधान क्या है इसका? यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ दे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी अगर अपनी पार्टी को इसमें बता देगा कि अगर आप पार्टी छोड़ते हैं, आप कहते हैं कि हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, तो आपकी सदस्यता जो है आप सांसद विधायक के पद से भी हाथ धो बैठेंगे। दूसरी बात, यदि कोई सदस्य पार्टी के चिन्ह, यानी कि जो एक प्रकार से हुई निर्देश है, उसके विरुद्ध मतदान करे तो वह अयोग्य होगा, ठीक है। पार्टी कुछ करे वो अलग मतदान दे रहा है पार्टी के से अलग होकर के, तो फिर उसकी भी चीजें एक प्रकार से निरस्त हो जाएंगी।
इसके अलावा दल बदल रोकने के लिए अध्यक्ष स्पीकर को अयोग्यता मतलब की अयोग्यता तय करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, दल बदल को रोकने के लिए क्या किया गया है, अध्यक्ष स्पीकर को अयोग्यता तय करने का अधिकार दिया गया है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको यह अधिकार होता है कि वह एक प्रकार से किसको एक प्रकार से दल बदल कानून को रोक सके, या दल बदल को रोक सके ताकि लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूद फांद के न जा पाए। यदि 2/3 सदस्य मिलकर के अलग दल बनाए तो यह वैध माना जाएगा। 2/3 मतलब कि मान लेते हैं कि अगर 100 लोग हैं पार्टी में, 100 सांसद, और 2/3 इसका यानी कि 2/3 आप काट लीजिए इसको। ठीक है, इसको कटेंगे तो आपका लगभग में 3 तरीक का 9, 3 तरीक का 9, ठीक है, 33.33 आएगा। गुणा कर दो 6 से, यानी कि कम से कम 66 सांसद जो हैं, अगर 100 में से 66 सांसद चाहे तो एक अलग पार्टी बना सकते हैं या फिर एक अलग दल बना सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता और अनुशासन बनाए रखने के लिए किया गया, ताकि जो है ऐसे में क्या हो कि कभी भी किसी विधायक का किसी सांसद का दिमाग फ्रंटे और वो तुरंत पार्टी ही छोड़ दे, तो इसको ही रोकने के लिए ये कानून बनाया गया दल बदल का। यह संशोधन भारत की राजनीति को दल बदल की बीमारी से बचाने के लिए ऐतिहासिक कदम था, जो बहुत जरूरी भी था। इस तरीके से ये दल बदल कानून के लिए मैंने आपको बताया। अब खंड बा के बारे में हम चर्चा करेंगे, सेक्शन बी के बारे में, जिसमें हम लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के उत्तर को देखेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। आइए जानने का प्रयास करते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, देखिए पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था आपका कि देखिए निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपका होना चाहिए। चूंकि 2 घंटे का पेपर है तो आपको कम शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है। बहरहाल आपको मैं यहाँ पर कई ज्यादा शब्दों में लिख करके बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारणों का परीक्षण कीजिए। अगला कुछ सच्चर समिति का प्रमुख अनुशंसाओं का विवेचन कीजिए। इन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे चल करके और प्रश्नों को देखेंगे जो इसमें दिए गए हैं। देखिए प्रश्न आपका बेटा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न आपसे पूछा गया था, उत्तर में लिखिएगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है। चूंकि बड़ा राज्य है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन स्वाभाविक सी बात है लग सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्य की सरकार असफल हो जाए अगर, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार सीधे शासन करना शुरू कर देती है और राज्यपाल को ही पूरी अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति चूंकि राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है अपना उत्तरदायित्व तो राज्यपाल को दे देता है, या आप जो है गवर्नर जो होता है उत्तर प्रदेश का, किसी भी राज्य का गवर्नर, वही देखने का शुरू कर देता है। जैसे कि आनंदीबेन पटेल इस समय कौन है, गवर्नर है। तो अगर कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए योगी जी का जो है सिस्टम भंग हो जाता है, तो वो एक प्रकार से कार्यभार संभालेंगे। वैसे ये स्थिति तब आती है जैसे मान लेते राज्य में अभी सपा की सरकार होती और सपा की सरकार में कुछ थोड़ा बहुत तालमेल गड़बड़ाता है, कोई दिक्कत आती, तो फिर मोदी जी तुरंत वहां से, फिर जो केंद्र सरकार तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन तुरंत लग जाता है और वहां से क्या, द्रौपदी मुर्मू जी के साथ एक लेटर आता राज्यपाल को, राज्यपाल यहाँ से लेकर के भेजेगा कि भाई यहाँ पर फलाने राज्य में उत्तर प्रदेश में सिस्टम सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो उसके जब उसको उस पर रिसर्च होगा, राष्ट्रपति उसको चेक करेगा, प्रधानमंत्री भी देखेगा, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, राष्ट्रपति वहां पर क्या हो जाएगा, पावरफुल में आ जाएगा और राष्ट्रपति कहेगा कि भाई अब मेरे अंडर में इसको कर दो जब तक चुनाव नहीं हो जाता अगला। ठीक है, तो वही राष्ट्रपति शासन होता है। राजनीतिक कारण जो रहा था इसका, देखिए बहुमत का संकट, कई बार विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत जब नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कानून व्यवस्था की समस्या, कभी कभी क्या होता है, दंगे बहुत बड़े हो जाते हैं, हिंसात्मक कार्रवाई तमाम होनी शुरू हो जाती है, गंभीर प्रशासनिक संकट उत्पन्न होने पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके अलावा दल बदल और गठबंधन का टूटना, कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं कि कई पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई है और कई पार्टी सब पार्टी आपस में अलग अलग फिर हो जा रही हैं, तो ऐसे में सरकारें भंग हो जाती हैं। यूपी में अक्सर सरकारें अल्पमत में आई हैं, इसलिए इनको बहुमत का सहारा लेना पड़ा है, कई दलों का सहारा लेना पड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार कई बार भंग भी हो चुकी है। केंद्रीय, चौथी बात है केंद्रीय राजनीति का प्रभाव, केंद्र में सत्तारूढ़ दल अपने हित में कभी कभी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग भी करता रहता है। क्योंकि अगर राज्य में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है तो अगर दूसरी सरकार है तो राष्ट्रपति शासन लगाने में वो हिचकिचाता नहीं सरकार। ठीक है, क्योंकि उसको तो फायदा ही हो जाएगा, तुरंत जो है कुछ दिन तक शासन भी करेगा। प्रभाव इसका ये पड़ा कि लोकतंत्र की कमजोरी झलकती यहाँ से, राज्य की जनता का विश्वास टूट जाता है, परंतु कई बार यह कदम शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए जरूरी भी माना जाता है राष्ट्रपति शासन। निष्कर्षतः यूपी में राष्ट्रपति शासन
राजनीतिक अस्थिरता और दलगत स्वार्थ का परिणाम रहा है। ठीक है, यहाँ पर केवल पार्टियों के हित के लिए नहीं बल्कि देश के हित के लिए नहीं बल्कि आप देखते राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो पार्टियों के एक प्रकार से दलगत स्वार्थ की वजह से ही लगा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारणों का परीक्षण कीजिए। प्रश्न क्या है, भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारणों का क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए, टेस्ट कीजिए कि जो भारतीय प्रशासन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भ्रष्टाचार के क्या कारण हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है। देखिए, भ्रष्टाचार भारतीय प्रशासन की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक समस्या है। यह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समस्या भी है। ऐसे आप बना करके उत्तर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, आप यहाँ पर कारण लिख दीजिएगा। मुख्य कारण, पहला कारण है लालच और आर्थिक असमानता। देखिए, जल्दी अमीर बनने की प्रवृत्ति जब लोगों को सताने लगती है, लोग जल्दी अमीर बनने के लिए क्या करते हैं, तमाम प्रकार के ऐसे काम कर देते हैं जिसको आपको नहीं करना चाहिए। अब कभी-कभी क्या होता है कि आपको ऐसे काम जो के लिए चीजें मोटिवेट करने के लिए आपको मिलेंगी, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है। जैसे कि मुझे कभी-कभी क्या होता है, ऑफर आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मुझे ऑफर ही आता है कि भाई आप इस चैनल मतलब इस चैनल पे पढ़ाओ या फिर यहाँ से पढ़ाओ, तो वहां से ऑफर आते हैं भाई इतने पैसे आपको मिलेंगे। तो मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि वहां पर एक लिमिटेड क्लास होगी, आपके कोर्स को महंगे पैसे में बेचा जा सकता है, तो मैं नहीं जाता हूँ। मुझे ऑफर कई सारे कंपनियों के जो है प्रचार करने के लिए आते हैं, जो है इसका प्रचार कर दीजिए। लेकिन ये प्रचार में क्या होता है, उसी में आपका डाटा वाटा कभी लीक भी हो सकता है। तो ऐसे में प्रचार करना भी नहीं, मतलब प्रचार भी नहीं करता किसी कंपनी का जल्दी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में जल्दी नहीं करता हूँ कि मैं बीच में आकर के बोलूँ कि भाई आप ये करो, आप ये करो, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, चूंकि मुझे पता है कि भाई मैं जो है थोड़ा बहुत जो यूट्यूब से इनकम हो रही है उसी से खुश है, और बाकी आप कोर्स में जो एक प्रकार से थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाता है, तो बस मैं उसी में एकदम से परफेक्ट हूँ। मुझे और ज्यादा नहीं, मतलब कि एकदम से है कि मुझे बहुत ज्यादा एक प्रकार से कमाना है, बिल्कुल भी नहीं। बस मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चे पढ़ते रहे, हमारे स्टूडेंट प्रिय जो स्टूडेंट है वो पढ़ते रहे, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, लालच और आर्थिक असमानता, कभी कभी क्या होता है, अमीर बनने की जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, नेताओं का प्रशासन पर दबाव बनता है, और जब नेताओं का प्रशासन पर दबाव बनता है तो प्रशासन के लोग जो है भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, क्योंकि नेता लोग जो है जाकर के प्रशासनिक चीजों को दबा देते हैं कि भाई आपको ये करना है, ठीक है, हम इतना या करेंगे, आपके लिए व्यवस्था कर देंगे, तो इस तरीके से लोग भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। जटिल कानून और प्रक्रियाएं, नियमों की जटिलता से घूसखोरी भी आप देखते बढ़ती है। सामाजिक सहिष्णुता, लोग भ्रष्टाचार को सामान्य मानने लगे हैं आजकल। ठीक है, अरे आम सी बात है, जैसे कहीं पर जाएंगे तो भाई यहाँ पर होगा, इतना लेंगे, ये एक सेट है कि भाई इतना तो लेंगे ही, इतना तो खर्चा लगेगा ही, क्योंकि उतना भी खर्चा नहीं लगता है, लेकिन लोग उसमें माथा पच्ची नहीं करना चाहते। कहते भाई चलो 2-3 हजार अगर जा ही रहा है, मेरा काम हो रहा है, जल्दी हो रहा है तो काम हो जाए। ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम इसके लिए एकदम से क्या है, हम इस पे तटस्थ हैं, हम कुछ बोलते ही नहीं, एकदम से मौन हो जाते हैं। कम वेतन और प्रोत्साहन की कमी, कभी कभी क्या होता है कि कई बार कर्मचारियों की मजबूरी भी बन जाती है कि उनको कम वेतन मिलता है और उनका खर्चा नहीं चलता, घर का खर्चा नहीं चल पाता। ऐसे में बिना भ्रष्टाचार के उनका खर्चा नहीं चलता है, तो उनको मजबूरी में भ्रष्टाचार करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनका खर्चा उससे उतने से नहीं चलता जितना सरकार के द्वारा मिल रहा है। अगला कारण है दंड का अभाव। भ्रष्टाचार करने वालों को सख्त सजा नहीं मिलती भारत में, या फिर एक प्रकार से जान ही नहीं पाते कोई, इस वजह से एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि प्रशासन की विश्वसनीयता कम हो जाती है लोगों के बीच में, विकास योजनाएं प्रभावित होती है इससे, साथ ही साथ में लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाती है इससे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पारदर्शिता, कठोर कानून और नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है आजकल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं का विवेचन कीजिए। सच्चर समिति क्या थी? देखिए, सच्चर समिति 2005 में इसकी स्थापना होती है, डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में, इसीलिए इस कमेटी का नाम सच्चर कमेटी रखा गया। इसका उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना था। मुख्य अनुशंसाएं जो इसकी रही हैं, या जो इसका जो सुझाव रहा है सच्चर कमेटी का, सच्चर कमेटी सर्वेक्षण और आंकड़े, बेसिकली इसका मुसलमानों की वास्तविक स्थिति का डाटा इकट्ठा किया जाए, ऐसा इसने बताया था सच्चर कमेटी ने। दूसरी बात, शिक्षा में सुधार करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों
और तकनीकी संस्थानों में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाई जाए, ऐसा इसमें बताया गया, सुझाव दिया गया। अगला सुझाव यह था सच्चर कमेटी का, रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित की जाए मुसलमानों की। इसके अलावा वित्तीय सहायता, बैंकों से ऋण और आर्थिक मदद में मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाए। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों या अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ने के लिए चीजें बताई थी। इसके अलावा संवैधानिक समानता, सभी अल्पसंख्यकों को न्याय और समान अधिकार मिले, ऐसा सच्चर कमेटी ने सुझाव दिया था सरकार को। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सशक्त करने के लिए भी सुझाव दिया गया था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया, जिसने सारी चीजें बताई। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सच्चर समिति ने दिखाया कि मुसलमान समाज आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसकी सिफारिशें सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सच्चर कमेटी ने यह सुझाव दिया ताकि अल्पसंख्यक का उनका अधिकार और उनको जो चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय का ही अगला क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के भी हो गए आपके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, भारत की राजनीति में भाषा से जुड़ी राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न, भारत में वर्ग विभाजन के मुख्य आधारों का उल्लेख कीजिए। और अगला प्रश्न, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में संचालित प्रमुख कार्यक्रमों का विवेचन कीजिए। ये केवल लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। आपको यहाँ से केवल 8 क्वेश्चन थे, 8 में से केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 4 और आपके बचे हैं। केवल 4 ही करने हैं, लेकिन मैं आपको 8 बताऊंगा। फिर 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय के बताऊंगा। इसके बाद में लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, विस्तार से उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो परेशान आपको नहीं होना है। आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और धर्मवाद एकदम से कायम किया हुआ है। बिना जाति के, बिना धर्म के राजनीति भारत में नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखें। धर्म के नाम पर कम, लेकिन जातियों के नाम पर राजनीति खूब दबा के होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह उस भावना को दर्शाता है जब लोग अपने क्षेत्रीय हितों, संस्कृति और पहचान को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखते हैं। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र, वो अपने क्षेत्र को आगे रखता हो, देश से अपने हित को आगे रखता हो, अपने संस्कृति को आगे रखता हो, केवल अपनी पहचान को बताता हो, देश की पहचान को एक प्रकार से गौण मान लेता हो और अपनी पहचान को उग्र बताता हो, ऊंचे बताता हो। उससे ऐसे क्षेत्र में ये आपको दिखाई पड़ता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या है कि हमारा ही क्षेत्र आगे है, बाकी सब पीछे है, देश उसके लिए हमारे सामने कुछ नहीं है। फिर राष्ट्रीय एकीकरण में, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं ऐसी चीजें। भूमिका और प्रभाव इसका क्या पड़ता है? देखिए, पहली बात, क्षेत्रीय पहचान, भाषा और संस्कृति और परंपरा के आधार पर अलग पहचान बनाती है। क्योंकि भाषा, संस्कृति और परंपरा, इनके आधार पर अलग पहचान बनती है। भाषा होती, संस्कृति और परंपरा के आधार पर अलग पहचान बनाती है, पहचान बनती है। ठीक है, इस तरीके से क्षेत्रवाद जो है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। क्षेत्रीय दलों का उदय भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि डीएमके यानी तमिलनाडु में डीएमके पार्टी हो गई। ये सब क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं। मतलब अपने क्षेत्र को, मतलब अपनी पार्टी को ही आगे बढ़, या अपने ही क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करते। देश हित पहले नहीं होता है, पहले इनका पार्टी हित होता है, पहले क्षेत्र हित होता है। ऐसा इन पार्टियों का नहीं, बल्कि सभी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी होती है बेसिकली अपने क्षेत्र के विकास के लिए बनाई जाती है, बाद में वो देश के विकास की तरफ सोचेंगे। तो इससे कभी कभी एक अलगाववाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे ही टीडीपी आंध्र प्रदेश में, शिवसेना महाराष्ट्र में, ये सब पार्टियां हैं जो कि एक प्रकार से अलग अलग पार्टी है, जो कि कहीं ना कहीं पे एक क्षेत्रवाद की विचारधारा को जन्म दे सकती हैं। राजनीतिक दबाव, केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार पर क्षेत्रीय मांगों को मानने का दबाव भी पड़ता है इन पार्टियों की वजह से। क्योंकि अगर ये इन पार्टियों का कहना केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो हो सकता है अगली बार केंद्र सरकार का जो है क्या नाम है, केंद्र सरकार को गठबंधन की सरकार बनानी हो, उनको जो है सहयोग ना मिले, संगठन ना मिले, सहयोग ही ना करे पार्टी, तो इसलिए केंद्र सरकार को इनकी बातों को मानना पड़ता है क्षेत्रीय पार्टियों की। चौथी बात है विकास की असमानता, क्षेत्रीय असमानताओं से असंतोष बढ़ता है। ठीक है, इससे एक प्रकार से भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है।
लोकतंत्र में योगदान, क्षेत्रीय पार्टियां स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाती हैं, ये भी इसका एक पार्ट हो सकता है। क्लियर। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद कभी कभी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बनता है, पर सही दिशा में अगर इसका प्रयोग क्षेत्रवाद का किया जाए इन पार्टियों का, तो ये पार्टी अपने क्षेत्र को बहुत ज्यादा विकास कर सकती हैं। ये पार्टी अपना विकास करें, अपने क्षेत्र का विकास करें तो सही होता है, लेकिन अब भारत देश का विरोध ना करें, मतलब भारत देश को सबसे पहले रखें, उसके बाद अपने क्षेत्र का विकास करें। पहले भारत का विकास होगा, फिर अपने क्षेत्र का विकास होगा, वैसे अपने क्षेत्र का विकास होगा तो भारत का ही विकास होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इनको जो है अपने देश के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्रीय पार्टियों को, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, उसको केवल अपने स्वार्थ या अपने क्षेत्र की जनता के बारे में ना सोच करके संपूर्ण भारतीय जनता के बारे में सोचना होगा, तभी अपना देश आगे बढ़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसको हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। भारत की राजनीति में भाषा से जुड़ी राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। मैं चर्चा करूंगा इसका जो है अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट 1 ये है। प्रैक्टिस सेट 2 जो होगा उसकी वीडियो जो है जल्द ही आपके चैनल पर आ जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। इन सभी की पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करें तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन अगला जो लघु उत्तरीय का जो आगे बाकी क्वेश्चन 3 लघु उत्तरीय के 5 आपके दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, जो मॉडल पेपर सेकंड आएगा प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, परेशान मत होइए। एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम एसएमएस कर दीजिए, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। ठीक है, आपके लिए लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। इन बच्चों को जुड़ना तुरंत जुड़ जाइए। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर का नेम। जैसे आप इतना व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे हम स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये 100 रुपए आप खुद भी इस स्कैनर पर जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र 100 रुपए फीस में आपको लाइव क्लास के ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, आपके सिलेबस से। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के, यूनिट्स के। ठीक है, आपको यहाँ पर एमसीक्यू टाइप का मॉडल पेपर हो गया। ठीक है, आपका लिखित टाइप का मॉडल पेपर हो गया। सभी टाइप के मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे, एमसीक्यू लिखित दोनों टाइप के, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव लिखित सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे आपने ये पीडीएफ देखा ही, ये पीडीएफ आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऐसे तमाम पीडीएफ आपके लिए तैयार किए गए हैं, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज पीडीएफ, वो सब आपको मिल जाएंगे। सारी चीजें मिलेंगी, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं यहाँ पर, बल्कि सभी सब्जेक्ट का। जैसे कि आपका सब्जेक्ट जो भी होगा, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट, इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी आपको। सब कुछ मिलेगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको पर्सनली भी सेंड कर दिया जा सकता है जो भी बच्चे चाहेंगे। वैसे पर्सनली नहीं, जबकि जो ग्रुप में आपके जुड़ोगे तो लाइव क्लास की लिंक भी आपको मिलती रहेगी, पीडीएफ नोट्स मिलता रहेगा। और प्रैक्टिस सेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस सेट आपके द्वारा जो हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए जा रहे हैं, वो आपको मिलेंगे। परीक्षा के अंतिम दौरान में बस आपको उसको देख के जाना है, बाकी कुछ आपको करना ही नहीं है। देख करके रिविजन क्लास देख करके ये आपका काम हो जाएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी है, बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को, शुक्ला एडी पॉइंट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर को करिकुलर की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से मैं करवाता हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात आप धन्यवाद। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।